students, welcome back to my channel Success with Science by Vasudha Sharma. हमारा आज का चैप्टर है Periodic Classification of Elements. This is the last chapter of the chemistry section, right? साइंस में केमिस्ट्री सेक्शन का ये आखिरी चैप्टर है और एज यूजुअल हम इसको शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स टू बी कवर्ड हैं. नाउ मेक श्योर चिल्ड्रन, in this chapter nothing has been deleted by the CBSE board. हमें इसमें सब टॉपिक्स कवर करने हैं and prepare the questions very systematically जो रूटीन में पूछे जाते हैं. They are simple, they are easy. All that you need to know is all these topics. तो पहला हमारा टॉपिक है what was the need of classification of elements. अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बच्चों का बर्डन बढ़ाने के लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस चैप्टर की कोई तो नीड होगी, उस नीड को हम पढ़ेंगे which comes as a question in the board examination. What was the need of making a table for classification of elements? वो हम इस फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. उसके बाद सिस्टमैटिकली हम पढ़ेंगे ऑल दोज लैंडमार्क्स, उन साइंटिस्ट के लैंडमार्क्स जिनकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे. The first landmark was the Dauberniers trials. Now it was a complete failure. It was having lots of disadvantages. लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि हमने उसे आज भी हम क्यों पढ़ते हैं उसे. What was the need, right? उसके advantages, उसकी disadvantages. Followed by Daubernier, the next landmark was of Newland. Newland law of octaves. 8 musical notes. Now Newland's law of octaves is related to the 8 musical notes. कौन सी है वो? सा रे गा मा पा धा नी सा. So ये 8 musical notes से कनेक्ट करते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, जिसने कहा था कि उसकी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट एंड द 8th एलिमेंट रिजेंबल ईच अदर. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. Now Mendeleev was a very intelligent scientist. और इनफैक्ट जो हम आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि मेजर कंट्रीब्यूशन इज ऑफ Mendeleev, right? But with just a small difference between Mendeleev and the modern periodic table. Mendeleev periodic table में हम उसके एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, रीजंस फॉर द डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे. एंड फाइनली विल कम टू द फाइनल और द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये पीरियोडिक टेबल्स किस किस साइंटिस्ट ने दिए हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट वुड बी हाउ दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. दे आर प्लेस्ड इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स. तो वो जो पीरियोडिक टेबल है हम जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे अपने सामने रख के रखेंगे, सो दैट हमें वो जितना ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए वही हमारे लिए बेटर रहेगा फॉर क्लास 10th एंड इवन फॉर योर फ्यूचर क्लासेस, राइट? और इस चैप्टर का लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड्स. ट्रेंड्स में हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर as you go from top to bottom in the periodic table or left to right along the periodic table, down along the group or left to right along the period. ये बहुत important question है and this will come with reasons. Right? For classification समझने से पहले हम इस टॉपिक को कोरिलेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल लीजिए एक शॉपिंग मॉल का. शॉपिंग मॉल में हम क्या देखते हैं कि all the items are together. For example, अगर grocery items हैं, they are together. The children section, all the items are together. Women section, all the items are together. Right? Gent section, all items are together. अगर आप किसी भी चीज की बात करें तो वो आपको एक कॉर्नर में मिलेगी, एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगी. अब उससे हमें क्या फायदा होता है? Supposing I want to go for a particular say soap. So I will go into the section where all the soaps are placed. वहां मैं अपनी चॉइस का सोप ढूंढूंगी और उसे सिलेक्ट कर लूंगी. वहां मुझे किस किस चीज का फायदा हुआ?
एक तो कि मुझे पूरे शॉपिंग मॉल में घूमना नहीं पड़ा, पूरी मार्केट ढूंढनी नहीं पड़ी, मुझे एक छोटे से कॉर्नर में अपनी डिजायरेबल आइटम मिल गई। सेकेंड, इट वॉज वेरी टाइम सेविंग, इजंट इट? मुझे जो चाहिए था वो फटाफट मिल गया। थर्ड, कि मुझे सोप की प्रॉपर्टीज के बारे में, व्हेन आई लुक्ड एट ऑल दी सोप्स, जब मैंने सारे सोप्स को देखा तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और भी मुझे जानकारी मिली। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि कोई ऐसी ब्रांड जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी, जब मैंने इस कॉर्नर में ढूंढा तो मुझे वो नई ब्रांड भी मिली, डिस्कवरी। सो लेट मी रिलेट इट टू द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ इसी तरह की रिक्वायरमेंट, कुछ इसी तरह की नीड हमारे साइंटिस्ट को भी पड़ रही थी इन एलिमेंट्स। जितने एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे उन्हें क्लासिफाई करने की, इट बिकेम द नीड ऑफ दैट आर एट दैट टाइम। तो चलिए देखें, पॉइंट वाइज देखते हैं कि उस सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स, उसके हमें क्या फायदा मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने उन्हें क्लासिफाई किया, उनको सिस्टमैटिकली प्लेस किया, तो हमें पता चला कि हमारे जो एलिमेंट्स की स्टडी थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज की स्टडी थी, दैट बिकेम वेरी इजी फॉर द scientists. So it became the systematic study of elements and their properties came into being. That means the study of all elements became easy. Second thing was, जब हमने elements को क्लासिफाई किया, उन्हें ढूंढना, उनको स्टडी करना became easy and time saving. And you know, saving time means saving money. Then third thing was accuracy. जब हमने उन्हें क्लासिफाई किया और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, कोरिलेट किया, उनको सिस्टमैटिकली एक दूसरे में मैच किया, तो हमने देखा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ रही थी। दैट मीन्स देयर रिएक्शंस, a lot of accuracy was coming in. And last, as I told you, discovery. जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाए तो कई बार उनमें गैप्स आ रहे थे, वो गैप्स हमने बहुत पॉजिटिव लिए, particularly Mendeleev, he took it as a positive mark of his periodic table, and he said ये जो gaps हैं, they are not a disadvantage to my periodic table. इन्हीं gaps में नए elements मिलेंगे, and very soon we discovered new elements in those gaps. So these were the major, you can say, advantages or the basic need for classification of the element. हमारा अगला टॉपिक है डॉबरनेयर्स ट्रायड्स। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में यूजुअली पूछे जाते हैं, दैट दोज आर, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ डॉबरनेयर्स ट्रायड्स, व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस periodic classification of elements, and the third important question, which is very very important, is why were they called Dobernaire's triads? Now the word triads means three, so let us see why was it called triad. Now Dobernaire was a German chemist, and in the year 1817 he made an attempt to classify elements according to their physical properties and chemical properties. अब इसने क्या किया, अभी तक क्या हो रहा था, साइंटिस्ट, सम ऑफ देम वर अरेंजिंग एलिमेंट्स एज पर देयर नेम्स, एज पर देयर डिस्कवरीज, तो विच वाज नॉट एट ऑल सुटेबल. नाउ व्हाई डू वी स्टडी डॉबरनेयर्स ट्रायड्स? द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज क्योंकि ये पहला ऐसा केमिस्ट है, ये पहला ऐसा साइंटिस्ट है हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स, एंड दीज ग्रुप्स, ईच ग्रुप वाज कॉल्ड अ ट्रायड. And in each triad there were 3 elements. So basically he classified 3 triads with 3 elements in each triad, and that is why we call it Dobernaire's triads. तो हमें अपने एक important question का आंसर मिल गया. Coming to the next thing, कि अब उसकी एडवांटेजेस क्या थी. पहली एडवांटेज तो यही है कि he classified elements as per their properties. So he classified elements with similar properties into groups, and he said that when you arrange these elements into groups in order of increasing atomic masses, then the atomic mass of the central element is equal to the average of the atomic mass of the first and the last element. So he showed that when 3 elements in a triad were arranged in increasing order of atomic masses,
then the atomic mass of the middle element was roughly equal to the average of the atomic mass of the first and the third element. Now what was the second advantage? Second advantage इसके periodic table की ये है that it helped in predicting properties of the middle element. तो पहली property तो हमने यही predict कर ली कि उसका atomic mass क्या है, right? But now coming to why was this Daubeney's triads not taken for many years, or why was it rejected finally? This was because all the elements predicted at that time, जितने भी elements उस वक्त थे, वो उन सबको इस order में classify नहीं कर पा रहा था. So basically, because of this major drawback, we had to move, keep on discovering, keep on classifying, keep on giving it new ways, new methods of classification, and going to the next landmark. अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अगले टॉपिक से जाने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, क्योंकि मैं अपना बहुत सारा टाइम आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है. आई बिकम वेरी हैप्पी when I see that lots of children are watching my videos. Alright, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रूटीन में पूछे जाते हैं, जो बहुत कॉमन है. The first question is, what was Newland's law of octaves? Second, why was it called law of octaves? Third, what were the basic advantages of his table? Right? And fourth, what were the major disadvantages of Newland's law of octaves? तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देखें. Now Newland, his full name was John Newland, and he was an English chemist, right? In the year 1866, what he did, he also arranged the elements in their increasing order of atomic masses into a periodic table. अब न्यूलैंड ने भी डॉबरनेयर की तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की तरह ही उन्हें अरेंज किया. नाउ व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन एज द फर्स्ट एलिमेंट एंड एंडेड विद थोरियम एज द लास्ट एलिमेंट, एज द 56th एलिमेंट. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? नाउ ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट ऑफ हिज टेबल had properties similar to the first element. तो ये किसकी तरह हुआ? ये 8th म्यूजिकल नोट्स की तरह हुआ, जैसे सारे गामा पाधा नी सा. So the 8th note resembles the first note. Similarly, the 8th element resembled the first element in its properties. So he compared it to the 8 musical notes. इसीलिए इसे law of octaves कहा जाता है. आइए देखें इसकी एडवांटेजेस क्या थी. नाउ ही प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज. अब इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो इट वाज मच वाइडर, मच बिगर देन द डॉबरनेयर्स ट्रायड्स. डॉबरनेयर ने सिर्फ 3 ही ट्रायड दिए थे, जिसमें हर ट्रायड में 3 एलिमेंट्स थे, बट ही अरेंज्ड 56 एलिमेंट्स इन हिज टेबल. Now the basic disadvantages were that जो इसका periodic table था, it was applicable only for the lighter elements. It was applicable only up to calcium, right? उसके बाद जो 8th element था वो first element को resemble नहीं कर रहा था. अब इसके पास इसका कोई आंसर नहीं था. Newland did not have an answer to this question, why elements beyond calcium are not following his law. Secondly, उसने ये presume किया, Newland presumed that only 56 elements exist in nature, and when in future more elements were discovered, there was no place for these elements in his table. Now, in order to fit all the elements in his periodic tables, किसी जगह पे he was adjusting 2 elements in the same slot, and those 2 elements were quite unlike. Now he had no answer to all these disadvantages. Further, what happened? अब वो आंसर ढूंढने के लिए other scientists were also working on further periodic tables. तो इसकी वजह से क्या हुआ? हमारा
अगला लैंडमार्क आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के भी पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें हम कुछ ये पॉइंट्स ऐड करेंगे। व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनमें आप सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लीजिए एंड इन द एग्जाम यू कैन जस्ट एक्सपैंड दीज पॉइंट्स। सो द फर्स्ट थिंग, now Mendeleev, he was a Russian chemist, he was from Russia, and what he did, he arranged 63 elements which were known at that time. उस वक्त हमें 63 elements के बारे में मालूम था. So what he did, he took 63 cards, wrote the name of each element on a separate card. उसने 63 cards लिए, हर कार्ड में एक अलग एलिमेंट का नाम लिखा. अब उसने उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और हर एलिमेंट के नीचे उसकी प्रॉपर्टीज लिखी. नाउ ही व्हाट ही डिड, ही ट्रीटेड और ही रिएक्टेड एवरी एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ट्राइड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज. अब इस पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही सिलेक्ट ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स और वो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं. Now after studying, after writing these properties, he arranged these elements into groups which were vertical columns and which was different from all other scientists. उसने उन्हें rows में भी arrange किया. That means he said कि जो classification है वो सिर्फ top to bottom ही नहीं है. They are also following some pattern from left to right. So he actually thought out of the box. उसने कुछ डिफरेंट सोचा, उसने कुछ नया सोचा, उसने कुछ ऐड किया पिछले साइंटिस्ट की नॉलेज पे, डिस्कवरी पे या उनके पीरियोडिक टेबल पे. सो बेसिकली नाउ जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. जितने भी पिछले पीरियोडिक टेबल्स आए थे उसमें मेंडलीव कैसे सुपीरियर था. हाउ वाज दिस पीरियोडिक टेबल सुपीरियर? द फर्स्ट थिंग वाज, he is the first scientist to say that you study or you classify elements on the basis of their physical and chemical properties. They can be studied top to bottom in a column, right? But also left to right along a period. So he's the first one to say that. Second thing, he gave us a very systematic study. उसने एलिमेंट्स को रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, chemical properties को, and then he classified them in the form of groups and periods. Now his periodic table is very important because he also corrected some of the doubtful atomic masses. कुछ elements के atomic masses doubtful थे, incorrect थे. There he was successful in correcting these atomic masses. Now something very very important, Mendeleev left gaps in his periodic table and he said these gaps are not a disadvantage of my periodic table, these gaps are rather an advantage. He said कि जो मैंने gaps छोड़े हैं इन gaps में नए elements discover होंगे और वो नए elements बहुत जल्दी discover हुए. Now he predicted, for example he said that he prefixed, यानी नाम से पहले he prefixed the name Eka. Eka is actually derived from the Sanskrit word ek and Eka preceding the elements. जैसे Eka boron, which was later on discovered as scandium. Eka aluminium, which was later on discovered as gallium. तो ये बहुत बड़ी advantage थी कि that Mendeleev discovered elements prior to their discovery. He's actually discovering elements even before their discovery, which was exceptional. He was very very intelligent. Then one more important you can say advantage of his periodic table was that he said कि हमारे आसपास हमारी नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, थोड़ी सी प्रोपोर्शन में. दैट मीन्स दे आर नॉट वेरी, दे आर नॉट इन ह्यूज अमाउंट इन नेचर. उन्हें हमने लेटर ऑन नोबल गैसेस कहा. नाउ ही kept place for these noble gases in his periodic table and he said
कि जब ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे इन्हें हम एक सेपरेट ग्रुप में डालेंगे ताकि वो हमारे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करे. सो जस्ट इमेजिन हाउ मच ही वाज प्रिडिक्टिंग, हाउ मच ही वाज गोइंग आउट ऑफ द थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. वो कितना कुछ नया अपने इस पीरियोडिक टेबल में ही वाज गोइंग ऑन इंक्लूडिंग, एंड which was he was thinking like a genius. But there were certain disadvantages to his periodic table. अब उस periodic table के disadvantages का एक rather one main cause was there. That was that he arranged the elements on the basis of atomic masses and he gave us the Mendeleev's periodic law. Now अब ये एक मार्क का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है. State the Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law said that all elements have properties which are in accordance with their atomic masses. That means the properties of all elements are a periodic function of their atomic masses. This was the reason for this, all the disadvantages that are going to come up. अब क्वेश्चन जो बोर्ड में एग्जाम इंपॉर्टेंट है वो तो है व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. वो हम सबको आ गया दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यहाँ क्या गलत हुआ दैट the properties of all elements are a periodic function of their atomic numbers. This was the thing which came up in the modern periodic table and created history, right? So the disadvantages were, first of all, there were many anomalous pairs of elements. यानी कुछ जगह हम देख रहे थे periodic table में कि element he had actually placed in accordance with the increasing atomic masses. लेकिन कुछ जगह हम देख रहे थे बाद वाले एलिमेंट का atomic mass कम है, पहले वाले का ज्यादा है. So he could not give an answer to that. Second, उस वक्त हमें isotopes के बारे में मालूम नहीं था. Now what are isotopes? Isotopes are those similar elements with same atomic number but different atomic mass. यानी क्या different है उनमें? Number of neutrons, जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम. अब वो position of isotopes के बारे में there was no explanation with him. Third, now he was sometimes placing similar elements at different positions like the isotopes and sometimes the different elements in the same position, isobars, because उनका atomic mass same हो रहा था. Then there was one more disadvantage, that was position of hydrogen. वो आज के हमारे modern periodic table की भी एक disadvantage ही है. Now he could not actually classify. Hydrogen was sometimes behaving like a element metal, sometimes like a non-metal. तो वो he could not give it a position of a metal or a non-metal. So basically the position of hydrogen was not you can say justified in the periodic table given by Mendeleev. Now all these disadvantages of the Mendeleev's periodic table gave a chance to the other scientists to keep on working on it and find a solution to the disadvantages that were coming up. And this solution was given by the modern periodic table by Henry Moseley. The modern periodic table, नाम ही बता रहा है, modern means जो हम आज पढ़ रहे हैं. Now the modern periodic table was given in the year 1913 by Henry Moseley. Now he basically worked on what was actually given by Mendeleev. Mendeleev की जो discoveries थी या Mendeleev ने जो predict किया था, Mendeleev ने जो बनाया था, he improved upon that. Now he gave us the modern periodic law. ये भी 1 mark question आता है CBSE बोर्ड में, बहुत important है, इसे याद कर लीजिए. According to the modern periodic law, the properties of all elements are a periodic function of their atomic numbers. ये जो periodic modern periodic law है, ये Mendeleev's periodic law से सिर्फ एक word का difference है, but it changed history because it changed the entire periodic table. Now Henry Moseley said कि जो एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी है या जो जिस प्रॉपर्टी से हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलती हैं, वो एटॉमिक मास नहीं है, एटॉमिक नंबर है. इट टेल्स अस दैट
the atomic number decides the chemical and the physical properties of all elements. Now, the modern periodic table is made up of 18 vertical columns, which are called groups, and 7 horizontal rows, which are called periods. Now, I would like all of you to look at the modern periodic table appearing on the screen. आप देख रहे हैं जो बेसिक टेबल, जो मेन बॉडी के नीचे जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ऑलराइट, नाउ चिल्ड्रन, the main advantages of the modern periodic table over the Mendeleev's periodic table. The first of all, आपने ये जो periodic table देखा, जब आप इसे याद करेंगे तो आपको ये याद करने में easy लगेगा. You will find it easy to remember, right? The second advantage is that elements of the same group, जितने भी आपने ग्रुप्स देखे 18 ग्रुप्स, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, अभी हम वहां आगे पढ़ेंगे, उनमें जितने भी वैलेंस शेल या लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं. व्हेन यू गो डाउन, तो थ्रू आउट अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उन सब एलिमेंट्स में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. नाउ इट शोज ऑल दीज एलिमेंट्स जो रिमार्केबली और मार्क्ड सिमिलैरिटीज. क्यों सिमिलैरिटीज? ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो डिसाइड करती है कैसी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, एंड इट एक्चुअली डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज. देन पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल. अब कोबाल्ट निकल से पहले क्यों आ रहा है, ये हम पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे, बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक्सप्लेन्ड व्हाई कोबाल्ट कम्स बिफोर निकल, बिकॉज इट हैज लेस एटॉमिक नंबर. नाउ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे. Why? क्योंकि हम तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर नाउ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज वेरी क्लियर. हम इजीली उन्हें प्लेस कर रहे थे सिमिलर ग्रुप में. नाउ इट बिकेम इजी टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. अब मान लीजिए एक ग्रुप में 7 एलिमेंट्स हैं, सो व्हेन वी वर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज, तो हम कह सकते थे इफ द फर्स्ट एलिमेंट हैज दीज प्रॉपर्टीज, then the 7th element will have similar properties. या इसकी भी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी ही होंगी क्योंकि उसके शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में. सो दिस पीरियोडिक टेबल ऑल्सो हेल्प्ड अस टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. अब एक और चीज जो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद पता चली वो ये था, व्हाट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल. वो एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिलिंग हो रही थी, 2n square, where n is the nth shell. ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था. For example, if k is the first shell, then n becomes 1. So the first shell becomes 2 ones are 2. So first shell, k shell, only 2 electrons. Then the second shell, 2 to the 4 to the 8, 8 electrons. So 2n square, ये जो formula आया था, ये it came from the modern periodic table. So now we have come across the basic advantages. या हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? We started from Daubernier, followed by Newland's law of octaves, followed by Mendeleev, and because of these landmarks, we are able to study modern periodic table with the modern periodic law. Now our next topic is पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल. नाउ द पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स. अब हम कुछ देखें इसमें अरेंजमेंट कैसे है. द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट ग्रुप, इफ यू गो डाउन द ग्रुप, द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11. अब इसका ट्रेंड देखिए, हाउ आर वी अरेंजिंग देम. दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, एंड एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, हर स्टेप पे एक शेल ऐड होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ओनली 1 शेल वॉज देयर,
K shell. As you go down to lithium, 2 shells हो गए, 3 electrons, atomic number 3, तो कितने shells? 2 shells, K and L. लेकिन last shell में कितने electrons? 1. last shell में कितने electrons हैं? 1. एक step और नीचे आइए, सोडियम, atomic number 11, कितने shells हो गए? एक और ऐड हो गया शेल, 1 2 3, लेकिन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1. यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, what is the position? The position is in such a manner that उन सब के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक स्टेप नीचे जाएंगे, एक शेल ऐड होता जाएगा, K, KL, KLM एंड सो ऑन. ओके, अब पीरियड्स देखें. नाउ वी कैन सी दैट देयर आर 7 पीरियड्स. अब हम सेकेंड पीरियड का एग्जांपल ले लेते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. अब इसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसी है? द एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आइए अब इसका ट्रेंड देखें. The first one, 2, 1. Number of shells remain the same. KL, 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 KL. Till the end it's K and L. But trend क्या है? Last shell में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है. 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, and last one, 2 and 8. Neon, which is a noble gas. Now, one thing we can notice here is that the first, the left-hand side, all the elements are metals. The 17th group is the group of halogens. Halogens क्या होते हैं? जिनमें last shell में 7 electrons हैं. They are highly electronegative. वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं. And the 18th one, if you look at the periodic table, the 18th group is the group of noble gases. Absolutely stable. They don't react with anything because they have completely filled up electronic configuration. Now our next topic is trends in the modern periodic table. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं. नाउ ट्रेंड समझने से पहले हमें वो फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे which decide the trends. The main factors that influence the trends of the modern periodic table. पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज. नेम इज वेरी क्लियर. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं. सो न्यूक्लियर चार्ज इज द टोटल चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. सेकेंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसे ध्यान से समझिए. नाउ स्क्रीनिंग मीन्स शील्डिंग. वी हैव द न्यूक्लियस इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस वी हैव शेल्स. अब जो न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल पे पुल है, दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. Now when this nucleus is going to attract the second shell, then there is something coming in between, the K shell. L shell तक वो attraction जाने से पहले K shell बीच में आ रहा है. It is screening it. Now what is happening? These electrons are actually showing repulsive force against each other. ये जो repulsion है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देता है. This is called the force of repulsion between these electrons, which leads to the screening effect. Now, screening effect is actually leading to a decrease of the force of attraction between the nucleus and the electrons of the atom due to presence of additional orbitals, which are screening them, right, in the near the nucleus. Now, next is the effective nuclear charge. अब यानी जो थर्ड शेल, सेकंड शेल, आगे के जो शेल्स हैं, उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए न्यूक्लियस और उन शेल्स के बीच में, उतनी नहीं है, वो कम हो जाती है. वो कितनी कम हो जाती है? दैट द एक्चुअल फोर्स जो होनी चाहिए और जो नहीं है, द एक्चुअल फोर्स which is there between the last shell and the nucleus is called effective nuclear charge.
and the actual force felt by the valence shell electrons, right? So this effective nuclear charge is the actual force felt by the valence shell electrons, which is less than expected force. Mathematically, it is equal to total nuclear charge minus the screening constant. Mathematically, it is equal to this. अब ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये हमारे ट्रेंड्स को डिसाइड करते हैं. पहला ट्रेंड किसका? एटॉमिक रेडियस. अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए एटॉमिक रेडियस है क्या. इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन the center of the nucleus and the last shell. Say if this is the atom, this is the nucleus and this is the last shell. तो ये जो distance है इसे हम कहते हैं atomic radius. अब हम देखें as we are going down, as we go down the group, what happens to the atomic radius? Yes, you are right. The atomic radius increases. वो क्यों increase हो रही है? क्योंकि हर स्टेप पे एक शेल ऐड होता जा रहा है. नाउ हियर इट वाज न्यूक्लियस एंड के शेल. एज यू गो डाउन इट हैज द न्यूक्लियस, द के शेल एंड द एल शेल, द के शेल, द एल शेल एंड द एम शेल. सो एज वी गो डाउन द साइज ऑफ द शेल इज इंक्रीजिंग. व्हाई? बिकॉज the size of the atomic radius is increasing because at every step one shell is adding. और दूसरा रीजन क्या है? द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग ऑन द लास्ट शेल. तो यानी ये दो रीजंस हैं कि शेल जो एटॉमिक रेडियस वो क्यों इंक्रीज हो रही है. क्योंकि एक तो शेल ऐड हो रहा है, सेकेंडली द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, थर्डली द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द लास्ट शेल इज डिक्रीजिंग. Why? Because the shells are going further and further away from the nucleus. अब हम देखें एटॉमिक रेडियस अगर लेफ्ट टू राइट जाए. लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? शेल्स तो उतने ही हैं लेकिन हर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. तो यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो लास्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स का पुल भी इंक्रीज हो गया. सो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज decreases. The atomic radius decreases and the last shell comes closer and closer to the nucleus. Reason? There is no increase in shell, right? Shell वही उतने ही रहे. And at every next step, one electron added. One electron added, nuclear charge increases. So the effective nuclear charge is also increasing. ठीक है? So if I talk about the atomic radius, then as you go down the group, the size of the atom increases, atomic radius increases, but as you go left to right across the period, it decreases. Reason अब आपको मालूम पड़ गया. Next is metallic character. अब metallic character क्या है? हमें मालूम है मेटल्स के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो होता है या तीन होते हैं, और ये जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स. यानी मेटालिक कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन किया उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है. अब आपने देखा जो पीरियोडिक टेबल देखा तो यू नोटिस दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ऑल मेटल्स, ऑन द एक्सट्रीम राइट वी हैव नॉन मेटल्स, एंड इन द मिडल वी हैव मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स जैसी है, कुछ नॉन मेटल्स जैसी है. अब मेटालिक कैरेक्टर देखें. नाउ as you're going down, the atomic radius is going on increasing, isn't it? It is increasing. यानी जो न्यूक्लियस का लास्ट शेल पे होल्ड है वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, तो वो ज्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन गिव कर सकता है, वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है. So as you go down the group, please note, as you go down the group, metallic character increases. But when you go from left to right, metallic character decreases. And what increases? Non-metallic character increases. क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है. So that means the pull on the last shell increases,
जैसे जैसे वो पुल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी आ गई. एंड व्हाट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर? टेंडेंसी टू gain electrons. So remember, as you go from top to bottom, metallic character increases, and as you go from left to right, metallic character decreases. And if it is non-metallic character, then non-metallic character increases from left to right along the period. So children, with this we come to an end to the you can say the chemistry part of science of class 10th. So with this I end my video for today, and we I think we must be prepared with the chemistry portion of science, and we prepare ourselves for the final board examination जो कि कुछ ही months बाद आने वाली है. We should be thorough with the chemistry section after going through all the videos.